हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के मेरे थर्मोडायनामिक्स के इस वीडियो में, जहां पे हम लोग आज बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट आइडियल गैस लॉज, आइडियल गैस इक्वेशन एंड डिफरेंट प्रोसेसेस आइडियलाइजेशन रिलेटेड टू द आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को अलग अलग आइडियल गैस लॉज के बारे में बताऊंगा। उसके बाद इन लॉस को हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस के रिलेशन में पढ़ेंगे और फिर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे। देन हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को अलग अलग प्रोसेसेस को अप्लाई करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि थोड़ा बहुत इजी और स्कोरिंग जोन आप लोगों के लिए रह सकता है, बिकॉज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड सच लॉज। और एक छोटी सी ट्रिक भी मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने वाला हूं टू रिमेंबर द आइडियल गैस लॉज। हम लोग उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी एक बहुत आसान सी ट्रिक। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो जो लोग आ गए हैं, एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पी कि आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सो दैट हम लोगों को पता चले कितने स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस के साथ डेली जुड़ते हैं। Also, don't forget to subscribe my channel for the regular updates. Press the bell icon. डेली 6 बजे वैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो ये पोस्ट करता हूं। आप लोगों को टाइम भी पता है, शेड्यूल भी पता है। मंडे ट्यूसडे फ्लूइड मैकेनिक्स, वेडनेसडे थर्सडे थर्मोडायनामिक्स एंड फ्राइडे सैटरडे हीट एंड मास ट्रांसफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द वेरियस गैस लॉज। सबसे पहले जो हम लोगों को लॉ पढ़ना होता है वो होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हम लोगों को उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना, विल डायरेक्टली गो फॉर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो याद रखिए इसका स्टेटमेंट दैट फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप लोग कोई भी प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। ये बोल रहा है बॉयल्स लॉ में द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ये आया कहां से? बेसिकली कोई भी प्रोसेस के लिए याद रखिए दैट पीवी अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने टी को कांस्टेंट मान लिया तो बचेगा क्या? दैट प्रोसेस के लिए P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो यहां से आप लोग जब इक्वेशन बनाओगे तो बन जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। और यू कैन से दिस लाइन दैट आइदर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और एल्स V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इस इक्वेशन से याद रखने का तरीका है, पर मैं इससे आसान भी ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। सो यहां से ये बात तो समझ में आ गई, ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब बॉयल्स लॉ क्लियर डेफिनेशन देता है आइसोथर्मल प्रोसेस की, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमको पता है दैट पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग जब इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, आप लोगों को ये भी मैं बता चुका हूं कि हम लोग पीवी डायग्राम पे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस को प्लॉट करना चाहते हैं, दैट फॉर एग्जांपल मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा हूं, तो मेरा जो कर्व बनेगा इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये शेप जो आप लोग देख रहे हैं ग्राफ की, ये मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर दिस विल बी P2, दिस विल बी P1, ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा V1। सारी वैल्यूज आप लोग पुट कर लोगे तो ऐसा कुछ शेप आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को यहां से और एक चीज याद रखनी है दैट फॉर बॉयल्स लॉ P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आप लोगों को बॉयल्स लॉ में इतना याद रखना है दैट व्हेनेवर द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस। याद रखिए एब्सोल्यूट प्रेशर यूज करना जरूरी है, नॉट द गेज प्रेशर। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स या आइडियल गैस। आगे बढ़े, देन वाज द सेकेंड टाइप ऑफ लॉ, ये है चार्ल्स लॉ। अब देखिए पहले लॉ में आप लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो यहाँ पे आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो याद रखना है आप लोगों को फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर, याद रखिए वॉल्यूम जो आप लोगों के गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। सीधी सी बात है, आप लोग कोई भी गैस को गर्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग गैस को गर्म करोगे, बेसिकली इट विल ट्राई टू एक्सपांड, दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ गैस विल इंक्रीज। सो यू कैन अंडरस्टैंड विद द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे आप लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट रखेगा, तो आप लोगों के पास बचेगा क्या? V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो ये बन जाएगा आप लोगों का इक्वेशन रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ। मतलब चार्ल्स लॉ बात करता है आप लोगों के कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की या आइसोबारिक प्रोसेस की। याद रखिए जब इसको मैं प्लॉट करूंगा, तो अब यहाँ पे मैं इसको प्लॉट करने के लिए यूज करता हूं आप लोगों का VT डायग्राम। कौन सा यूज कर रहा हूं? VT डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कुछ इस लाइन से देखा जाएगा। अगर पीवी डायग्राम होता तो हम लोगों ने इसको प्लॉट कर ही लिया था, दैट पीवी डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा रहे थे। और वहां पे अगर आप लोगों का प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो वॉल्यूम आप लोगों की बढ़ जाती है स्टेट 1 से स्टेट 2।
पर यहाँ पे हम लोग इसको VT डायग्राम पे दिखा रहे हैं 1 से 2 ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आप लोगों के लिए। सो आप लोगों को खाली इतना याद रखना है अभी के लिए दैट फॉर अ चार्ल्स लॉ फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस the volume of a given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature of gas। और आप लोगों को ये इक्वेशन याद रखनी, बनाना भी सिखा दूंगा। इसकी तरह चार्ल्स लॉ का एक और स्टेटमेंट है जो बहुत बार पूछा जाता है दैट एट कांस्टेंट प्रेशर, याद रखिए मैं आप लोगों को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन चेंज होता है, द वॉल्यूम विल चेंज कॉरस्पॉन्डिंग, वॉल्यूम भी चेंज होगा ऑब्वियसली, एंड द चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/273 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझाता हूं आपको, पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स इससे आप लोगों को समझना क्या है, मान लीजिए आप लोगों की जो गैस की वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितनी भी है, मान लीजिए x मीटर क्यूब आप लोगों की वॉल्यूम है, तो उसको अगर आप लोग 273 पार्ट से डिवाइड 273 से डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों का जो हर एक डिग्री सेंटीग्रेड चेंज टेम्परेचर के होने के लिए इतनी वॉल्यूम चेंज होगी। वापस मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर द गिवन मास ऑफ गैस द चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/273 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टेटमेंट मैं क्यों बता रहा हूं, आप लोगों को बार बार रीड करके इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की गैस की जो टेम्परेचर है 1 डिग्री चेंज हुआ तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा, तो आप लोगों को सीधा याद रखना है द चेंज इन वॉल्यूम विल बी 1/273 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को और डिटेल में अभी फॉर्मूलाज या उसकी कुछ बात नहीं कर रहा हूं। ऑल्सो रिमेंबर, आप लोगों को याद रखना है 0 केल्विन के ऊपर अटेनेबल नहीं है, पर हमेशा जब भी मैं याद रखूं, मैं 0 केल्विन जब भी बोलूंगा तो 0 केल्विन पे हम लोग ऐसा मानते हैं कि गैस की जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगी। 0 केल्विन मींस -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। अटेनेबल नहीं है प्रैक्टिकली, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग इसको अनअटेनेबल टेम्परेचर बोलते हैं, बट आप लोगों को खाली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें याद रखनी है। सो ये आप लोगों के क्वेश्चन सारे के सारे यहां से कवर हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड टाइप ऑफ लॉ पे, जो है गे-लुसेक लॉ। ये यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने पहले बॉयल्स लॉ में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। तो हमारे पास तीन ही तो चीजें हैं, एक है आप लोगों का प्रेशर, एक है वॉल्यूम और एक है टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप लोग किसको कांस्टेंट रखोगे, वॉल्यूम को अगर आप लोग कांस्टेंट रखते हैं, फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस P is directly proportional to the absolute temperature of gas। मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, P1 upon T1 is equals to P2 upon T2। ये बन गया आप लोगों का इक्वेशन। इसको आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि अगर आप लोग कोई गैस को गर्म करने की कोशिश करोगे तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ सीधा प्रेशर भी बढ़ेगा। या तो आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को वाटर को बॉईल करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ATM पे आप लोगों को वाटर को बॉईल करना है, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप लोग प्रेशर बढ़ा दीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह आप लोगों ने बढ़ा दिया 2 बार प्रेशर। तो 2 बार प्रेशर आप लोगों ने सब लोगों ने स्टीम टेबल यूज करी होगी थर्मोडायनेमिक्स में। मैं एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जा रहा हूं, पर वो जो टेम्परेचर होगा ऑब्वियसली वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। सेम वे अगर आप लोग 5 बार प्रेशर बढ़ा दो देन इट विल बी नंबर ऑफ टाइम मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एज द प्रेशर इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज। सो यू कैन आल्सो से दैट P1 अपॉन P2 is equals to T1 upon T2। और यहां पे मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, PT एक्सिस पे PT डायग्राम पे प्लॉट करूंगा तो मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कुछ इस तरीके की बनेगी। ये स्टेट 1 था, ये स्टेट 2, मैंने यहाँ पे इसको पोस्ट करने की कोशिश करी है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। Gay-Lussac law says that for a constant volume the absolute pressure of a given gas is directly proportional to its absolute temperature। आई होप आप लोगों को तीनों के तीनों लॉस अच्छे से समझ में तो आ गए होंगे, पर एग्जामिनेशंस में हम लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि इन लॉस को हम लोग एक साथ किस तरीके से याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग कभी ना कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हो किस में प्रेशर कांस्टेंट है, किस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, किस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, वन ऑफ माय फ्रेंड एजुकेटर हैड गिवन दिस, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे आप लोग तीनों वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए, ये P V और अपॉन T। आप लोग इसको किस तरीके से याद रख सकते हो, दैट P एंड V मल्टीप्लीकेशन में है और T डिवीजन में है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए
बॉयल्स लॉ, ओके, यहां पे लिख लीजिए आप लोग चार्ल्स लॉ, और यहां पे आप लोग लिख लीजिए गे-लुसेक लॉ। ठीक है, तीनों लॉज लिख लिए। अब बात करते हैं आप लोग इसको यूज कैसे करोगे। पहले हम लोग बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत अच्छे से मजा आएगा, मुझे देख के बहुत अच्छी लगी थी ये ट्रिक। बॉयल्स लॉ में यहाँ पे क्या बोला गया है, आप लोगों को याद रखना है कि अब बॉयल्स लॉ के साथ क्या लिखा हुआ है, पी और वी। और मैंने आप लोगों को बताया पी और वी मल्टीप्लीकेशन में होगा, मतलब आप लोगों का पी वी तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, कौन सा पैरामीटर आप लोग कांस्टेंट रखोगे, तो उसके ऑपोजिट में जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट में लिखा हुआ है टी। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, आप लोग जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, और यू कैन से दैट P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। सो यू कैन इजीली रिमेंबर, जब आप लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, देन प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस। यहाँ पे कुछ चीजें मैं इरेज कर दूंगा तो हम लोग इसी डायग्राम को वापस से यूज कर सकें। ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग इसी तरह इसको चार्ल्स लॉ के लिए अप्लाई करते हैं। अब देखिए चार्ल्स लॉ में, यहाँ पे मैं पहले लिख दूं, आप लोगों को सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली है। चार्ल्स लॉ में क्या बोला गया है आप लोगों को कि V और T, अब इन दोनों को ले लो, चार्ल्स लॉ के बाजू में क्या लिखा हुआ है, V और T। तो ये तो डिवीजन में V अपॉन T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये बन जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। or you can also write like this that V1 upon V2 is equals to T1 upon T2। that means you can say that V is directly proportional to T। कब पर आप कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रखते हो, तो उसके ऑपोजिट में जो लिखा हुआ है, मतलब प्रेशर जब कांस्टेंट रखते हो देन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। बहुत आसान है ये। थर्ड वन इज गे-लुसेक लॉ। यहाँ पे भी आप लोग यही समझ सकते हो, मैं डायरेक्टली बता दूंगा क्या क्या वैल्यू बाजू में लिखी हुई है। P अपॉन टी, मतलब P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। कब ये पैरामीटर, जब आप लोगों की वॉल्यूम कांस्टेंट है तब। सो यू कैन से दैट हियर P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो ये तरीका था, आप लोग एक बार शांति से इसको बना लीजिए, एग्जामिनेशन में गड़बड़ नहीं होगी कभी भी। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स जहां से भी मिले हम लोग शेयर करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इस तरीके से हम लोग इन तीनों के तीनों लॉस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तरह एक और लॉ आ जाता है जो बहुत कम हम लोग यूज करते हैं, रेग्नॉल्ड्स लॉ। रेग्नॉल्ड्स लॉ ये बोलता है कि स्पेसिफिक हीट, जो हम लोग सी से जिसको डिनोट करते हैं, अभी जिसकी हम लोगों ने बात नहीं करी है, ऑफ आइडियल गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कभी वेरिएबल नहीं रहती। दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टेटमेंट, आप लोगों को खाली याद रखना है दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब वो नॉर्मल मीन्स आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूज की तरह टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी नहीं करती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंट 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोगों ने बात कर ली बॉयल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ एंड रेग्नॉल्ड्स लॉ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, तो आप लोगों के बहुत सारे फंडामेंटल्स न्यूमेरिकल रिलेटेड भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको फर्स्ट लॉ से पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा हुआ है। So now we can move on to our characteristic equation of gas, जिसको आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हो, पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको डिराइव भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले बॉयल्स लॉ में पढ़ा दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, तो अभी हम लोग उसकी बात नहीं करते। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जब आप लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। पर जब हम लोग दोनों लॉ को कंबाइन कर ले तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट योर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन पी। दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं दैट पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी। और मैथमेटिक्स का फंडा तो आप लोगों को पता ही है, जब आप लोगों को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट रहना पड़ता है। तो ये हो जाएगा P इंटू वी इज इक्वल टू आर टी। नाउ हियर आर इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक
गैस कांस्टेंट, इसके यूनिट पे भी हम लोग आएंगे अभी। इसके लिए हम लोगों ने अलग से पूरा स्लाइड रखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और यहाँ पे ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है ये होता है हमेशा वॉल्यूम अपॉन मास। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू भी पुट कर दूं तो ये हो जाएगा पीवी अपॉन एम इज इक्वल्स टू आर टी, और व्हाट यू रिमेंबर इज पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे P हो जाता है आप लोगों का एब्सोल्यूट प्रेशर। यूनिट्स के ऊपर मैं आऊंगा आप लोगों को किस में रखना है। V is the total volume of gas, M is the mass of the gas, R is the characteristic gas constant and T is the absolute temperature। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा गड़बड़ जो स्टूडेंट्स करते हैं वो करते हैं यूनिट में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यूनिट का फंडामेंटल भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप लोग गड़बड़ करोगे वो आप लोग करोगे प्रेशर के यूनिट में। तो मैं आप लोगों को उसी के लिए यहाँ पे एक स्लाइड अलग ले लेता हूँ, यहाँ पे पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे आइडियल गैस की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर कि प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर जो होता है एक्चुअली हमारा ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसको रखेंगे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों मैं उसके ऊपर आता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट द प्रेशर, और दूसरी बात ये होना चाहिए एब्सोल्यूट प्रेशर। मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों को बताया हुआ है व्हाट इज एन एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट इज एन गेज प्रेशर। तो हम लोगों को पता है एब्सोल्यूट प्रेशर इज नथिंग बट एटीएम प्लस गेज प्रेशर आप लोगों का बन जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि वहां पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों दिया हुआ हो तो आप लोगों को दोनों को ऐड करके आप लोगों को एब्सोल्यूट प्रेशर लेना है। और अगर या तो गेज प्रेशर ही खाली दिया हुआ हो तो वहां पे यू विल ऐड अप द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देन यू विल डू द कैलकुलेशन, वरना गलती हो जाएगी। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज द वी। वी जो होगा आप लोगों का ये हो जाएगा वॉल्यूम मीटर क्यूब में, कुछ खास इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों का हो जाता है एम इज द मास ऑफ गैस इन केजी, फिर बन जाता है आप लोगों का आर, उसके बाद आ जाता है आप लोगों का टी, टेम्परेचर किस में होना चाहिए केल्विन में। सो नाउ वी कैन डिराइव द यूनिट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर। किस तरीके से, ये पीबी अपॉन एम इंटू टी बन जाएगा आर। तो यूनिट पुट करें, पी का यूनिट हो जाएगा किलो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, और यहाँ पे ये नीचे एक मीटर है ही, मास ये मास है, ये केजी हो जाएगा, और टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन में। तो यहाँ पे एक 2 मीटर इसके साथ कट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा किलो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन केजी केल्विन। तो ये तो क्या यूनिट बन गया, हम लोगों ने कभी ऐसा यूनिट तो पढ़ा ही नहीं है। तो आप लोगों को इतना याद रखना है, हम लोगों को पता है न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल। सो ऑब्वियस सी बात है किलो न्यूटन इंटू मीटर विल बी किलो जूल। तो ये बन जाएगा द यूनिट ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज किलो जूल पर केजी केल्विन। आगे हम लोग आइडियल गैस की बाद में बात करते हैं। पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दो कंपैरिजन बताना चाहूंगा आर यू और आर के बीच में। एक होता है आप लोगों का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एक होता है आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। याद रखिए, यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, जिसको हम लोग बोलते हैं आर यू, या कहीं कहीं इसको आर बार भी कहा जाता है। Always remember that your universal gas constant Ru is always equals to your characteristic gas constant R into M। तो यहाँ पे M जो होगा ये बन जाएगा आप लोगों का, आप लोग बोल सकते हो मोलर मास। ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। तो इसका यूनिट अगर हम लोगों ने निकालना चाहे तो हम लोगों ने अभी आर का यूनिट डिराइव किया, आर का यूनिट हम लोगों ने डिराइव किया दैट ये बन जाता है आप लोगों का किलो जूल पर केजी केल्विन। और ये जो मोलर मास है ये बन जाता है आप लोगों का केजी पर किलो मोल। इसका यूनिट क्या बन जाता है, केजी पर किलो मोल। तो यहाँ पे हम लोग ये पुट करना चाहें, आर यू का यूनिट निकालना चाहें तो ये बन जाएगा किलो जूल पर केजी केल्विन इंटू केजी अपॉन किलो मोल। सो ऑब्वियस सी बात है केजी केजी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा किलो जूल पर किलो मोल, और ये बचेगा केल्विन। तो बचाइए, तो आर यू का यूनिट यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास m इनटू द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट r, और इसका यूनिट बन जाता है आप लोगों का किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। तो यहाँ पे इसका यूनिट तो हम लोगों को पता ही है,
अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है, आप लोग कोई भी गैस के लिए इसकी वैल्यू निकालो तो हमेशा इसकी आरयू की वैल्यू रहेगी आप लोगों की 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। ये दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग, आरयू की वैल्यू कोई भी गैस के लिए, इस वजह से तो इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा गया है, एंड दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस की। देखिए आइडियल गैस की, तो हम लोगों ने अभी देखा एक इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, देखा कि नहीं देखा। और इसी तरह जब ये इक्वेशन मॉडिफाई होता है, देखिए हर चीज का थोड़ा बहुत चेंजेस हम लोगों को समझना जरूरी होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ पहले कंडीशंस बता देना चाहूंगा, पहले यहीं पे मैं बता देता हूँ कि किन किन कंडीशन में आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अजम्पशन से हम लोगों को समझने हैं, तो हम लोग इसमें यहाँ पे बात कर लें that what are the assumptions of your ideal gas equation PV is equals to MRT। इसके कुछ ना कुछ assumptions तो होंगे। पहला assumption है कि हम लोगों ने ऐसा माना है that your intermolecular forces are negligible। क्या माना है हम लोगों ने? your intermolecular forces are negligible। intermolecular forces आर नेग्लिजिबल। ऐसा क्यों माना है? क्योंकि वहां पे अगर हम लोग उनकी स्टडी करते हैं तो हम लोगों को माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। सेकेंडली हम लोगों ने ऐसा माना है दैट द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, याद रखिए आप लोगों के मॉलिक्यूल्स की जो वॉल्यूम होगी वो निग्लेक्टेड, हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू द कंटेनर वॉल्यूम। मतलब मॉलिक्यूल्स इतने कम है कि हम लोगों को उनके इफेक्ट को कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन से दैट द मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम इज निग्लेक्टेड कंपेयर टू योर कंटेनर वॉल्यूम। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये दो अजम्पशन हम लोगों को पीवी इज इक्वल टू एमआरटी इक्वेशन कभी कोई पूछे एग्जामिनेशन में आप लोगों को पूछा जाता है। और इसकी एक फेवरेबल कंडीशन है कि हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली जब आप लोगों का प्रेशर जो है वो बहुत कम हो और आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो, देन एंड ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। फेवरेबल कंडीशन ऑफ दिस आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एमआरटी इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसको आप लोग किस टेम्परेचर के रेफरेंस में पढ़ोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर। ये आप लोगों को समझना है। अब बात करते हैं हम लोग ऐसे ही एक और इक्वेशन की जिसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है, तो आप लोग इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो दैट योर पीवी इज इक्वल्स टू एन इंटू आर यू इंटू टी। यहाँ पे n क्या बन जाएगा आप लोगों को याद रखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। तो जब आप लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर यू ले रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है दैट पीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर यू अपॉन टी। इसके बारे में जब मैं एवोगैड्रोस लॉ के बारे में बात करूंगा तो आप लोगों को थोड़ा डिटेल में वहां पे समझा दूंगा, अभी खाली आप लोग याद रखिए। तो ये था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन के अजम्पशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेवरेबल कंडीशन याद रख लीजिए दैट एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। अब बात करते हैं आइडियल गैस की। द गैस विच ओबेज द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस। और आइडियल गैस का दूसरा नाम है परफेक्ट गैस। एकदम परफेक्ट है, पर परफेक्ट किसके रेफरेंस में है? तो ये इक्वेशन को फॉलो करेगी जब पीवी इज इक्वल्स टू एमआरटी, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। हम लोगों ने पहले ही ऐसा अजम्पशन मान लिया कि देयर एग्जिस्ट नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विद इन द आइडियल गैस। और हम लोगों ने दूसरा अजम्पशन माना द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस इज इन्फिनाइटली स्मॉल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ योर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। मतलब वहां पे हम लोगों ने कंटेनर वॉल्यूम की बजाय मॉलिक्यूल्स के जो वॉल्यूम है उसको बहुत कम माना है। मैंने आप लोगों को दोनों के दोनों अजम्पशन समझा दिए। तो गैसेस जो होती है वो तीन कैटेगरी में हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। एक बन जाता है आप लोगों का आइडियल गैस या जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट गैस। दूसरा बन जाता है आप लोगों का, जो नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा, दैट इज कॉसी परफेक्ट गैस। याद रखिए कॉसी परफेक्ट गैस। कॉसी परफेक्ट गैस मतलब ऐसी गैस जो पीवी इज इक्वल टू एमआरटी को तो फॉलो करती है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी को तो फॉलो करती है पर रेग्नॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। रेग्नॉल्ड्स लॉ को ये फॉलो नहीं करेंगे। रेग्नॉल्ड्स लॉ का मतलब है कि आप लोगों का जो स्पेसिफिक हीट है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी करेगा, सीपी और सीवी की वैल्यू बदलती जाएगी। तो ऐसी गैस को हम लोग बोलेंगे कॉसी परफेक्ट गैस। दैट मींस द गैस व्हिच ओबेज द कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एमआरटी।
बट हु स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv वेरी विद द टेम्परेचर, तो ऐसे टाइप के गैस को हम लोग बोलते हैं कॉसी परफेक्ट गैस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉसी परफेक्ट गैस। थर्ड टाइप की गैस जो हमारी प्रैक्टिकली अवेलेबल गैस होती है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड द रियल गैस। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? रियल गैस। रियल गैस का मतलब है कि ना वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, ना उनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है। सो आप लोगों को याद रखना है दैट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर कंडीशन, जो आप लोगों की गैस जो होती है उसको हम लोग हर टाइप की गैस को आइडियल गैस मानते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि हम लोग आइडियल गैस कब अप्लाई हो सकती है आइडियल गैस इक्वेशन, जब आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो और आप लोगों का प्रेशर बहुत लो हो। इतना ही आप लोगों को याद रखना जरूरी है। अब मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस में ये इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को। किसको अप्लाई करते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइसोकोरिक प्रोसेस। हम लोगों ने नाम पढ़ा था आइसोकोरिक या आइसोमेरिक प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो हम लोग, जैसे मैं आप लोगों को जो डेरिवेशन बता रहा हूँ ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारी कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। अब वॉल्यूम तो आप लोगों की कांस्टेंट है, तो मैं स्टेट 1 पे जब ये अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा P1V1 इज इक्वल टू M इंटू आर T1। स्टेट 2 पे जब मैं अप्लाई करूंगा P2V2 इज इक्वल टू M इंटू आर T2। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे आप लोगों का V1 V2 तो कट जाएगा, सेम है आप लोगों का। M इंटू आर भी कट जाएगा, तो आप लोगों का बचेगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। जो हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था, जो आप लोगों के अलग अलग लॉस पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। मतलब आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस में जब बात करोगे, जब आप लोगों की वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तो आप लोगों का जो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। गेल-लुसेक लॉ जैसा हो गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। द गवर्निंग इक्वेशन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम आइडियल आइसोकोरिक प्रोसेस इज P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। दूसरा प्रोसेस, अब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की। किसकी बात करते हैं? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको मैं बोल सकता हूं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में आप लोगों का P कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे जब मैं इक्वेशन अप्लाई करूंगा PV इज इक्वल टू MRT, तो ये बन जाएगा P1V1 इज इक्वल टू MR T1। और नीचे हम लोग लिख सकते हैं स्टेट 2 के लिए P2V2 इज इक्वल टू MR T2। दोनों को डिवाइड में कर देंगे, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 इज इक्वल टू P2 कट हो जाएगा, MR कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। That means for a constant pressure process, you can say that volume is directly proportional to the absolute temperature of your gas। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है आप लोगों का आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो ये बन जाएगा आप लोगों का P1V1 इज इक्वल टू MR T1 अपॉन P2V2 इज इक्वल टू MR T2। तो टेम्परेचर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो पूरा राइट साइड ही कट हो जाएगा। MR तो वैसे ही कांस्टेंट रहता है गैस के लिए, T1 और T2 भी कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या? दैट P1V1 इज इक्वल टू P2V2। और हम लोगों को पता ही है दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीन प्रोसेस तो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब बात करें एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस को भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे फोर्थ टाइप ऑफ प्रोसेस ये है एडियाबेटिक प्रोसेस। उसमें दो इक्वेशन पढ़ी जाएगी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से स्पेस का यूज करूंगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोगों को पता है गवर्निंग इक्वेशन है पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जब मैं इसमें बात करूंगा कि पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, तो मुझे एक बात पता है कि एम और आर को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। होता है कि नहीं होता है? तो मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिख सकता हूं दैट P इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन मुझे हटानी है, तो यहाँ पे मैं P की जगह ये कुछ पुट करूंगा कोई कांस्टेंट के साथ, तो मैं बोल देता हूँ दैट P इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V। सॉरी, प्रोपोर्शनल साइन हम लोग हटा लेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हो जाएगा P इज इक्वल टू T इंटू V इंटू C1। कोई भी एक मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ कौन सी इक्वेशन में? ये वाली इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? T अपॉन V इंटू V रेज टू द पावर गामा इंटू C1 इज इक्वल टू C।
होगा कि नहीं होगा? C1 को इधर जान दे, C अपॉन C1 हम लोग कोई नया कांस्टेंट मान लेते हैं K, तो ये हो जाएगा T इंटू, अब देखिए V की पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा V रेज टू दी पावर गामा माइनस 1। ठीक है, ये बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग जब इस प्रोसेस को अप्लाई करें तो ये बन जाएगा आप लोगों का स्टेट 1 के लिए T1 इंटू V1 रेज टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू K अपॉन T2 स्टेट 2 के लिए V2 रेज टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू K। तो यहाँ पे आप लोगों का कांस्टेंट तो कट जाएगा, तो आप लोग ये बोल सकते हो दैट T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, कॉमन पावर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेज टू दी पावर गामा माइनस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, स्टार मार लीजिए, दैट T1 अपॉन T2 फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 रेज टू दी पावर गामा माइनस 1। सेम वे अगर मैं इसमें से प्रेशर के लिए अप्लाई करने की कोशिश करूं, यहाँ पे अब मैंने वॉल्यूम के साथ रिलेशन निकाला, अब मैं प्रेशर के साथ निकालूंगा रिलेशन। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने P का रिलेशन निकाला था, यहीं से मैं निकालू V का रिलेशन। मैं इसको पूरा थोड़ा इरेज ही कर देता हूँ। तो हमको पता है दैट PV रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये तो हमको पता ही है। और हमको ये भी पता है दैट PV इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब ये V इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू T अपॉन P इंटू योर कॉन्स्टेंट C1, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास, हमारे पास एक रिलेशन तो बना ही पड़ा है दैट T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि T1 अपॉन P1, यहाँ T1 हाँ T1 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन T1 T2 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू C2। अब देखिए कांस्टेंट तो C1 C2 सेम ही है, कट हो जाएंगे, तो आप लोगों को बचेगा इस तरीके से, याद रखना। थोड़ा आप लोगों के लिए गलत कर दूंगा, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा रब करके चेंज कर दूं। ये वाला जो स्टेप है ना, ये थोड़ा आप लोगों को चेंज करके बता दूं तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। ठीक से ही पढ़ लें। एक अलग ही ट्रिक आप लोगों को बता दूं, इसको भी मैं रब कर देता हूँ। देखिए इसको भी अगर मैं रब कर दूं, ठीक है, यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं रिलेशन। यहाँ से क्या रिलेशन निकल सकता है आप लोगों का, ये आप लोग ये बोल सकते हो कि V रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू C अपॉन P, और एल्स V इज इक्वल टू C अपॉन P रेज टू दी पावर 1 अपॉन गामा बोल सकते हो। तो ये वैल्यू आप लोग पुट करो कि V1 के लिए ये हो जाएगा C अपॉन P1 रेज टू दी पावर 1 अपॉन गामा, और V2 के लिए C अपॉन P2 रेज टू दी पावर 1 अपॉन गामा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो V2 और V1 की। तो V1 के लिए हो जाएगा C अपॉन P1, पावर गामा कांस्टेंट है, बाद में लिख लेंगे। V2 के लिए C अपॉन P2, पहले ऊपर V2 है, C अपॉन P2 इंटू, अब देखिए उल्टा लिखना है, V1 नीचे है, तो ये हो जाएगा P1 अपॉन C रेज टू दी पावर कितना है 1 अपॉन गामा, और ये पावर तो है ही गामा माइनस 1, तो C तो कट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा P1 अपॉन P2 रेज टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, मतलब आप लोगों के पास इक्वेशन बचेगी T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 रेज टू दी पावर गामा माइनस 1, और P1 अपॉन P2 रेज टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इसी तरह एक और प्रोसेस आता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में होता क्या आप लोगों को पता है, गामा को हम लोग रिप्लेस करते हैं पॉलीट्रोपिक इंडेक्स n के साथ, तो वो बन जाएगा आप लोगों का T1 अपॉन T2, यही सेम डेरिवेशन है, खाली आप लोगों को गामा की जगह n लिख देना है, n माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा P1 अपॉन P2 रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n। सो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी। सारे डेरिवेशंस के तौर पे ही मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने समझा, अलग अलग प्रोसेसेस को अप्लाई किया, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाने के बाद सीधा फर्स्ट लॉ पे जंप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब आप लोग फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ा आसान रहेगा समझने में। So don't forget to subscribe to my channel, press the bell icon for the regular updates। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, चैनल को थोड़ा ग्रो करवाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, 6 बजे आने का बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद एंड जय भारत।